चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 समझा ना, कि जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब के फाइनल अकाउंट हमने तैयार किए। चैप्टर नंबर 3 देखा था ना, कि जिसमें फाइनल अकाउंट्स तैयार किए ना, कि कंपनी के फाइनल अकाउंट में सिंपली दो ही स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। सही बात कि नहीं? कंपनी के फाइनल अकाउंट में ये दो ही चीजें तैयार की जाती हैं। वो कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में हमें समझा था। अब अब हमें उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब कि समझो कि एनालिसिस मतलब ये कहलाता है कि आपको कोई भी चीज दी गई हो ना, उसको अच्छी तरह से स्टडी करके उस पर से कुछ रिजल्ट निकालना, उसकी उसकी किसी के साथ कोई कंपैरिजन करना। बरोबर, तो उसे एनालिसिस कहते हैं। कोई भी चीज के एनालिसिस करना मतलब क्या, कि उसको अच्छी तरह से स्टडी करना, कोई उसमें से रिजल्ट निकालना या दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, ये प्रॉपर एनालिसिस कहलाता है। तो हमें अब कंपनी के फाइनल अकाउंट के एनालिसिस देखने हैं। बराबर। और कंपनी प्रैक्टिकली भी ऐसा करती है। प्रैक्टिकली ये बात करें तो ये भी करते हैं कंपनी। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 3 में ये समझाया था आपको कि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं ना, उनके जो स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में पब्लिश होते हैं। होता है ना, कि जिससे लोगों को पता चले कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, बराबर, कंपनी की लायबिलिटी एसेट्स कितनी है, ये लोगों को पता चले, इसलिए वो ये फाइनल अकाउंट पब्लिश करवाते हैं। और कितनी सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो फाइनल अकाउंट अगर पब्लिश ना करती हो ना, तो फाइनल अकाउंट का एनालिसिस पब्लिश करवाती है। एनालिसिस में कंपनी के फाइनल अकाउंट का अलग अलग सालों के साल, खासकर कि भाई समझो जो लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है। कंपनी के फाइनल अकाउंट का जब एनालिसिस किया जाता है तो उसका लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है। अब एक सीधी साधी बात समझो आप लोग, कि कंपनी का फाइनल अकाउंट अगर न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, बरोबर, तो कोई आम इंसान तो ये देखकर खुश हो जाएगा कि हाँ भाई 10 लाख रुपए प्रॉफिट, मतलब कंपनी तो बहुत अच्छा कमा रही है। लेकिन क्या आपने उसको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर किया, कि गए साल कंपनी का प्रॉफिट 15 लाख था, इस साल 10 लाख हो गया, तो मतलब वो कमा नहीं रही है, उल्टा पीछे जा रही है कंपनी। सही बात क्या नहीं? ये चीज कंपनी के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट करती है, कि लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो भी अब नहीं करेंगे। सही बात है ना? तो सिर्फ अगर फाइनल अकाउंट लिखा हुआ हो ना, अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन उसमें जब पब्लिश होता है, सिर्फ फाइनल अकाउंट अगर पब्लिश होता हो ना, तो कितनी बार वो यूजफुल नहीं होता। वो समझो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हुई। इंफॉर्मेशन क्लियर तब होती है जब उसका कोई कंपैरिजन हो। बरोबर, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, स्टेटमेंट तैयार करते हैं, कंपनी के फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करते हैं। उसमें सबसे ऊपर लिखते हैं ना हम लोग कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो सेल्स लिखा जाता है। अब न्यूज़पेपर में खाली एक साल का छपा हुआ हो कि भाई इस साल का सेल जो है वो ये 30 लाख का है, कंपनी ने 30 लाख का सेल किया, तो लोग तो वैसे खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ कंपैरिजन हो कि भाई गए साल का सेल जो है वो 25 लाख था, इस साल कंपनी ने 30 लाख सेल किया, तो वो असली खुशी कहलाई। तो वो सही कहलाए ना कंपैरिजन में, कि हाँ कंपनी आगे बढ़ रही है। या अगर कंपैरिजन में ऐसा हो कि गए साल का सेल उनका 40 लाख था, इस साल सेल उन्होंने 30 लाख किया, तो कंपनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट होते हैं कि भाई क्यों कंपनी पीछे जा रही है। सही बात है ना? तो ये जो कंपैरिजन होती है ना, उसी कंपैरिजन को सिंपल वे में कहो तो एनालिसिस कहते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए, लोगों को ये बात बताने के लिए कि हमारी कंपनी आगे जा रही है कि पीछे जा रही है, बरोबर ना, उसके लिए कंपनी अलग से एक स्टेटमेंट तैयार करती है। आपके भी जैसे स्कूल में रिजल्ट आते हैं कि भाई 10th में जो रिजल्ट आया था और जो 12th में रिजल्ट आया, बरोबर, यहाँ आएगा जो 12th में आपका रिजल्ट, तो इन दोनों के कंपैरिजन आप लोग नहीं करते। कि जैसे 10th में रिजल्ट आया आपका 90% और 12th में अगर रिजल्ट आया आपका 80%, तो जनरली ये खुश होने वाली बात नहीं है, बरोबर ना। वैसे 80% अच्छे, लेकिन अगर कंपैरिजन उसमें की जाए तो नहीं भाई, पहले के कंपैरिजन में हम थोड़ा सा पीछे हो गए।
सही बात है ना, कि अगर 2 साल आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नया पढ़ रहे हैं, तो 2% और बढ़ने भी तो चाहिए ना। सही बात कि नहीं, कम नहीं होना चाहिए। ये कंपैरिजन हम लोग भी तो करते हैं ना। तो ऐसे ही कंपनी के लिए कोई कंपैरिजन नहीं करता होगा, लोग कंपैरिजन करते होंगे ना। और ये कंपैरिजन देखने के बाद ही लोग उनके शेयर खरीदते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनकी चीजें खरीदते हैं। तो ये कंपैरिजन कंपनी के लिए बहुत फायदे कारक कहलाता है, बरोबर। तो यही कंपैरिजन अब हमें इस चैप्टर में देखनी है, कि कंपनी जैसे एनालिसिस करती है ना, तो एनालिसिस करने के लिए जनरली कंपनी 2 टाइप के स्टेटमेंट्स तैयार करती है। एनालिसिस 2 तरीके से होता है, 2 टाइप्स में होता है। एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना, और एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करना, बरोबर ना। जो कंपैरिजन की जाए, समझो एनालिसिस किया जाता है, वो एनालिसिस 2 तरीके से होता है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम लोग सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझें। सबसे पहले आज ये समझें कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं। अब ये स्टेटमेंट भले प्रॉफिट एंड लॉस का हो या बैलेंस शीट का हो, दोनों में कंपैरेटिव स्टेटमेंट सेम वे में तैयार किया जाता है। जैसे समझो कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें तैयार करना है, बराबर, कि प्रॉफिट एंड लॉस का तैयार करना है, तो उसके लिए फॉर्मेट बनाते हैं, ऊपर हेडिंग लिखते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश कंपनी। जो भी कंपनी का हो, तो उस कंपनी का कंपैरेटिव स्टेटमेंट यहां पर, बराबर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मेट तैयार होता है ना, उस फॉर्मेट में ध्यान देना कौन कौन सी कॉलम्स बनती है, कि उस फॉर्मेट में सबसे पहले बनता है नंबर। जो नंबर आता है, ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में भी जो फॉर्मेट बनाते थे ना, आधा फॉर्मेट तो वैसे ही, कि पहले नंबर, फिर पर्टिकुलर, फिर पर्टिकुलर लिखा जाएगा कि जिसमें पूरे नाम लिखे जाएं। पर्टिकुलर के बाद आएगा नोट नंबर, पर्टिकुलर के बाद नोट नंबर। नोट नंबर फिलहाल हमारे लिए खाली रहता है, हम लोग कोई नोट तो लिखते नहीं फिलहाल, ये कंपनी नोट लिखती है इसमें, तो वो नोट नंबर, बराबर। नोट नंबर के बाद यहाँ पे आएगा 2 अमाउंट की कॉलम, अमाउंट की 2 कॉलम। लेकिन अब ये जो 2 कॉलम होगी, वो 2 कॉलम कैलकुलेशन करने के लिए नहीं, यहाँ पर आपको 2 साल की अमाउंट लिखनी है। कि जैसे सपोज अगर कंपैरिजन करनी है 2016 और 17 में, बराबर ना, प्रॉफिट एंड लॉस की कंपैरिजन करनी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, तो अगर कंपैरिजन करनी है तो यहाँ पर अमाउंट में 2016 और 17 वो 2 साल की अमाउंट लिखेंगे। और अमाउंट में ध्यान दिया करो, हमेशा पहले पुराने साल की अमाउंट लिखते हैं, फिर नए साल की, बराबर। जैसे अगर अमाउंट दी गई हो, तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 2016 की, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 2017 की, या जो भी 2 साल दिए गए हो, यहाँ हमेशा पुराने साल की, यहाँ पे नए साल की, बराबर। कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये अमाउंट लिखनी है। और इस अमाउंट के साथ यहाँ पर दूसरा बनेगा इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज, एंड आखिरी कॉलम बनेगी इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, बराबर। ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार होता है, बराबर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है ना, तो उसमें ये फॉर्मेट बनता है, नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, यहाँ पर अमाउंट, 2 साल की अमाउंट, और उस 2 साल की अमाउंट का कंपैरिजन यहाँ करना है। ये 4 मटेरियल, ये चारों चीजें वो आपको दी गई होगी सब, ये 2 चीजें आपको ढूंढनी है। सम वाइज अगर बात करें ना, तो उसमें ये 2 चीजें आपको ढूंढनी है, इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में, और इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। कि जैसे ये 2 साल के हैं, तो कंपैरिजन होगा ना, कि उस साल के कंपैरिजन में इस साल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, बराबर। तो वो कंपैरिजन यहाँ पे किया जाता है, समझ आ रहा है ना। तो ये जो फॉर्मेट बना ना, अब इसमें आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो, तो उसमें जो पर्टिकुलर में लिखा जाता है ना,
वो पर्टिकुलर में वही सातों चीजें लिखी जाती है जो हम लोग बेसिक लिखते हैं, बरोबर ना, वही सातों चीजें। कि प्रॉफिट एंड लॉस में याद है ना हम लोग जो चैप्टर 3 में तैयार करते थे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो 7 स्टेप्स होते थे, तो वही 7 स्टेप्स यहाँ पर लिखने हैं, बरोबर। उनकी अमाउंट 7 के 7 स्टेप्स की अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 16 17 में, और फिर उसकी कंपैरिजन करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे हम लोग। समझ आ रहा है? तो एक सम देखते हैं तो क्लियर हो कि कंपैरिजन कैसे करनी है हमें। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, और टेक्स्ट बुक में फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। उसमें लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो वो जैसे टेबल ही बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है द एवरेज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31/3/16 एंड 31/3/17 ऑफ समन कंपनी लिमिटेड आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पर जो दिया हुआ है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो 2 साल का दिया हुआ है, 16 और 17 का एवरेज्ड मतलब कि कंबाइन करके दिया हुआ है। एंड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना है। कौन सी कंपनी का? तो जैसे यहाँ दिया हुआ है समन कंपनी, तो यहाँ नाम लिख देंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ समन कंपनी, बराबर। अब ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का है। आप देखो यहाँ पे जो जो नाम दिए हुए हैं उसमें 2017 2016 दोनों की अमाउंट दी गई है, दी गई है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिखते जाएं कि देखो जैसे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना है ना, तो सबसे पहले जो 7 स्टेप्स आते हैं वो 7 स्टेप्स यहाँ पे लिख दिया करो, बराबर ना, उनकी ये दोनों अमाउंट लिख दिया करो, फिर कंपैरिजन किया करो। कि जैसे देखो नंबर 1, तो नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस का बना रहे हो, तो नंबर 1 आता है उसमें, कौन सी चीज आती है उसमें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फॉर्मेट तो वही बनता है ना उसमें, फॉर्मेट तो वही रहेगा, हमें इस बार सिर्फ कंपैरिजन करनी है। थर्ड चैप्टर में पूरा वो फॉर्मेट में हम लोग अमाउंट लिखते थे, इसमें हमें कंपैरिजन करनी है। तो जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसकी अमाउंट में 16 और 17 की अमाउंट वो टेक्स्ट बुक में दी गई होगी आपको, होगी ना, कि देखो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू, वो सेल्स रेवेन्यू मतलब यही कहला है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2017 में 33 लाख है, 2016 में 22 लाख है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और अमाउंट ध्यान दो, पहले हमेशा पुराने साल की अमाउंट, गलती से आगे पीछे मत लिख देना, बरोबर ना। तो 2016 में है 22 लाख का सेल, और 2017 में है 33 लाख 33 लाख का सेल, ये हो गया ना, बरोबर। फिर नंबर 2, नंबर 1 लिखते हैं, फिर नंबर 2, पहले ये पूरा बना लेते हैं फिर ये करेंगे इंक्रीज डिक्रीज। कि अब नंबर 2 देखें तो उसमें आता है अदर इनकम, उसमें अदर इनकम्स आता है, ये फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए ना। वैसे देखो अदर इनकम में हम लोग 2-3 लाइन छोड़ते हैं, लेकिन अगर इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है आपका अदर इनकम, तो वो डायरेक्ट लिख दो। जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, देखो अदर इनकम दिया हुआ ही है कि 2017 में 2,25,000 और 2016 में 1,50,000 है, बराबर ना। तो वो यहाँ पे लिख देंगे ना, अदर इनकम में डायरेक्टली लिख दें कि ये 1,50,000 है और ये 2,25,000 है, बराबर। तो ये अदर इनकम हो गई। फिर नंबर 3 में लिखते हैं हम लोग टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू। अब टोटल रिवेन्यू उसमें नहीं होगा आपकी टेक्स्ट बुक में, वो टोटल रिवेन्यू हमें ढूंढना है ना, कि टोटल रिवेन्यू में फर्स्ट और सेकंड का प्लस करते हैं कि नहीं, बरोबर ना। टोटल रिवेन्यू में प्लस किया जाता है कि ये सेल रिवेन्यू और अदर इनकम इनका प्लस, तो यहाँ पे इन दोनों साल का प्लस कर देंगे। कि जैसे 2016 में ये हो जाएगा 22 और 1 23,50,000, और यहाँ हो जाएगा 35,25,000, बराबर। ये अदर इनकम हो, ये टोटल रिवेन्यू हो गया। जो चीज ना हो ना लिखने प्रॉफिट एंड लॉस में, सातों चीजें हैं, 7 स्टेप्स लिखने हैं, और जो स्टेप मिसिंग हो तो वो खुद काउंट करके लिखना है, बराबर। टोटल रिवेन्यू के बाद नंबर 4 आता है, तो नंबर 4 आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, वैसे तो एक्सपेंसेस में भी सब नाम लिखे जाते हैं, लेकिन देखो इस सम के लिए आपको एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, कि एक्सपेंसेस देखो
2017 में है 23,76,000 और 16 में है 15,40,000, बराबर। तो वो यहाँ पे लिख देना कि 16 में अमाउंट है 15,40,000 और 70 में 23,76,000, बराबर। ये हो गया उसमें एक्सपेंस, तो उसमें गैप छोड़ने की जरूर नहीं है, वो सब एक्सपेंस आ गए। फिर एक्सपेंस के बाद नंबर 5 आता है, वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है उसमें? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से ये एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, बराबर ना। वो वहां पे नहीं होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टेक्स्ट बुक में नहीं, वो हमें यहाँ से ढूंढना होगा, बराबर ना। तो जैसे ये टोटल रेवेन्यू आया, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे दोनों साल के लिए। तो अगर वो माइनस करें तो माइनस में यहाँ पर अमाउंट बचेगी हमारी 8,10,000, बराबर। कितना आएगा? 8,10,000। और अगर इसमें देखें तो यहाँ पर हमारी अमाउंट बच सकती है कि 11,49,000, बराबर ना। कितनी अमाउंट आएगी? 11,49,000। ये हो गई, बराबर। अब ये हो गया तो अब उस पर से फिर नंबर 6 तैयार करते हैं। जो नंबर 6 आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स रेट 30%, मतलब यहाँ जो हमें मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसके 30% लिखने, बराबर ना। मतलब यहाँ पे जो 8,10,000, तो 8,10,000 के 30% वो हो जाएंगे 2,43,000 रुपीज, बराबर ना। 2,43,000 वो इसके हो गए 30%, और 11,49,000 उसके 30% अगर गिनने हैं तो वो हो जाएंगे 3,44,700, ठीक है। 3,44,700 ये आ जाएगा उसमें, बराबर ना। अब देखो ये हो गए प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसके बाद आखिरी स्टेप लिखते हैं नंबर 7। तो नंबर 7 में लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर 7 में लिखा जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि अब ये टैक्स कट करके फिर कितना प्रॉफिट बचा। तो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे ना, 8,10,000 में से 2,43,000 माइनस। तो इसमें से अगर ये माइनस करें तो वो माइनस में बचेगा यहाँ पर कि 5,67,000, यहाँ बचेगा 5,67,000। और इसमें से अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ माइनस में बचेगा हमारा 8,04,300, बराबर। तो ये हो गया ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर। देखो ये आपके तैयार हो गए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार हो गया 2 साल का, ठीक है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था वो पहले 7 स्टेप जो लिखने थे वो 7 स्टेप लिख दिए, ठीक है ना। डायरेक्ट अमाउंट थी तो वो सब लिख दी, जो जो चीजें नहीं थी तो वो काउंट करके लिख दिया हमने। अब ये जो 2016 और 2017 का ये अमाउंट तैयार हो गया ना, अब ये 2 चीजें मेन तैयार करनी है। जो क्या करना है हमें? कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये तैयार करना है। तो अब कंपैरिजन करना है कि भाई पहले यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज, कि भाई इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ वो लिखेंगे यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज के परसेंटेज लिखेंगे, बराबर। तो ये तो देखो बेसिक चीज है, लॉजिकली है, ये तो हम लोग मैथ्स में बचपन से करते आ रहे हैं, सही बात कि नहीं। कि जैसे जैसे देखो 2016 में 22 लाख था और 2017 में 33 लाख हो गया, तो इंक्रीज के डिक्रीज, तो इंक्रीज हुआ। ये तो सीधी सी बात है ना कि इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? तो 11 लाख का इंक्रीज हुआ, बराबर ना। 22 लाख से 33 लाख हो गए, मतलब 11 लाख इंक्रीज हो गया ना, सही बात कि नहीं। सिंपल से हम लोग कि ये 33 लाख में से 22 लाख माइनस कर देंगे, बराबर। तो 33 माइनस 22 लाख 11 लाख हो गया ना, वो 11 लाख यहाँ लिख दें, ठीक है ना। इंक्रीज डिक्रीज करना है, या तो ओरली भी पता चल जाता है, ना हो तो इसमें से ये माइनस करो, कि 33 में से 22 लाख माइनस करो तो कितने हो जाएंगे? 11 लाख, ये हुआ ना। और 11 लाख तो उसके परसेंटेज भी ढूंढने, ये इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में हुआ, यहाँ परसेंटेज कि भाई कंपनी ने कितने परसेंटेज सेल इंक्रीज की है। इंक्रीज हुआ ये पता चल रहा है, लेकिन कितने परसेंटेज इंक्रीज वो पता करना है। तो परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं?
बेसिक परसेंटेज, ये तो कैलकुलेटर से फाइंड करने आना चाहिए, उसके लिए तो कोई फार्मूला की भी जरूर नहीं है। बेसिक परसेंटेज हम लोग ढूंढते हैं कि जैसे इंक्रीज हुआ 11 लाख ना, तो ये 11 लाख डिवाइड बाय जो बेस ईयर हो, जो पुराना साल हो, वो मल्टीप्लाई 100, मतलब 11 लाख डिवाइड बाय 22 लाख मल्टीप्लाई 100। तो 11 डिवाइड 22 मल्टीप्लाई 100 करो तो वो इंक्रीज हो जाएगा 50%। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 50%। ये हो गई ना कंपैरिजन उसमें, बराबर ना? तो ये कंपैरिजन हो गई। उसके बाद इसकी कंपैरिजन करें, ऐसे ही एक एक की कंपैरिजन करनी है ना, और कुछ नहीं करना अब हमें। कि जैसे देखो ये 1,50,000 और उसका इंक्रीज होकर 2,25,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 1,50,000 और 2,25,000, तो इंक्रीज हुआ 75,000। या 2,25,000 में से 1,50,000 माइनस करो तो पता चल जाएगा ना, 75,000 इंक्रीज हुआ। और परसेंटेज अगर ढूंढने हैं तो 75,000 डिवाइड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई 100। तो 75 डिवाइड 1,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो वो हो जाएगा 50%, बराबर? ये 50% का उसका भी इंक्रीज। उसके बाद इसमें, तो इसमें 23,50,000 और उसमें से 35,25,000 हो गया, ये इंक्रीज हुआ। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो इसमें से ये माइनस कर दो। अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो वो अमाउंट बचेगी उसमें 11,75,000। वैसे इसमें इन दोनों का प्लस किया था, तो इसमें भी तो इन दोनों का प्लस ही हो जाएगा ना वो, बराबर ना? और इसके भी अगर परसेंटेज देखें ना, तो 11,75,000 डिवाइड बाय 23,50,000 मल्टीप्लाई 100। तो इन दोनों का डिवाइड, जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ, जो ये आंसर मिले आपको, और जो बेस ईयर है, भले यहाँ माइनस में हो तो माइनस में, भले डिक्रीज हो तो डिक्रीज, कि जो आंसर मिले उसको डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो इसको डिवाइड बेस ईयर मल्टीप्लाई 100 करो, वो भी कितने परसेंटेज होगा? 50% ही होगा। समझ आ रहा है ना? और कुछ देखो क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना है कि बस इसी को ही जो है वो हमें कंटिन्यू करते जाना है ना, ठीक है ना? इसी को ही कंटिन्यू करते जाना है, बस यहाँ प्लस माइनस ही करना है और कुछ नहीं। जैसे इसमें भी देखें कि 15,40,000 में से 23,76,000 हो गया, ये इंक्रीज हो गया। अब इसमें से अगर ये माइनस करें तो इसके माइनस में ये पीछे 3 जीरो रहेंगे, 76 माइनस 40 तो 36, और 23 माइनस 15 तो 8,36,000, बराबर ना? 8,36,000 हो गया। मतलब ये इंक्रीज हुआ ना उतना, और उसके अगर परसेंटेज ढूंढने हो ना, तो 8,36,000 डिवाइड बाय 15,40,000 मल्टीप्लाई 100। तो उसके परसेंटेज कुछ आपको मिलेंगे, हाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 54.29%, बरोबर ना? ये हो गया ना, आप कैलसी में ढूंढ सकते हो ना, 836 डिवाइड बाय 1540 मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही सब में करना है। अब जैसे इसमें देखें तो 8 लाख में से 11 लाख हुआ, ये इंक्रीज हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ? तो उसके अगर इंक्रीज देखें तो 49 माइनस 10 ये 39, और 11 माइनस 8 तो 3,39,000, बराबर? 3,39,000। तो उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा कि 3,39,000 डिवाइड बाय 8,10,000 मल्टीप्लाई 100। तो उसका आंसर कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा 41.85%, बराबर ना? ये उसका आंसर। फिर इसमें भी 2,43,000 में से 3,44,000 हो गया, तो उसका अगर इंक्रीमेंट देखें तो उसका इंक्रीमेंट आ जाएगा कि 44 में से 43 तो 1, एंड 3 में से 2 तो 1, 1,01,700, 1,01,700। और उसके अगर परसेंटेज भी ढूंढने हो तो ये डिवाइड बाय 2,43,000 मल्टीप्लाई 100, तो उसका आंसर भी कुछ अप्रोक्सीमेट यही आएगा 41.85%, बराबर? और आखिरी में इसका 5,67 में से 8,04,300, तो उसका इंक्रीमेंट अगर देखो तो उसके इंक्रीमेंट में पीछे 300, ये 4 में से 67 मीन्स यहाँ पर होगा कि 7, 3 एंड 2, 2,37,300, 2,37,300 इतना बचेगा, बराबर ना? और फिर उसके परसेंटेज के ये डिवाइड बाय ये करेंगे बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो 2,37,300 डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई 100,
तो उसके परसेंटेज भी कुछ 41.85% ही होंगे, बराबर। ये आ गया ना पूरा आंसर, ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार हो गया, ठीक है ना। और पूरे चैप्टर में अब यही करना है, अब और कोई दूसरी जो है वो स्पेशल मेथड नहीं है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है मतलब पूरा का पूरा ऐसे ही तैयार करना है हमें। समझ आ रही है ना बात? एकदम सिंपल मेथड है कि पहले जो है वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस के 7 स्टेप्स यहाँ पे लिख दो, बराबर। उनकी अमाउंट्स लिख दो 16 17 की, और फिर उसे इंक्रीज डिक्रीज कर दो। सही बात है ना, फिर उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर दो कि कितना हुआ, ठीक है। तो आज जैसे ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देखा ना, ये एक सम देखा। अब उसके जो आगे के सम्स हैं, आगे की मेथड्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।